नमस्कार दोस्तों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, एक बार आप सभी सेशन को शेयर करेंगे, क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्त, और चैनल पर जो पहली बार आए हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्त देखिए, आप सभी के लिए लगातार चीज़ें दी जा रही हैं, बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और लगातार आप सभी को प्रैक्टिस क्लासेस दी जा रही हैं। यूपी टेट, सुपर टेट को ध्यान में रखकर सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई जा रही हैं, तो आप सभी जरूर जुड़ें और पूरा वीडियो को वॉच करें, पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर को लिखिए। देखिए, आप सभी को सिर्फ जो क्वेश्चन के सामने आंसर नहीं बताया जाता है कि यही आपका करेक्ट आंसर होगा, आप सभी को पूरे चारों ऑप्शंस को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, चीज़ों को लगातार अच्छे करने की कोशिश की जाती है, बेहतर करने की कोशिश की जाती है, जिससे आप लोग सीखें। इस प्रैक्टिस सेशन को आप अगर अटेंड कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ नया करने को मिले और आप सभी लगातार मेहनत करते हुए आगे बढ़ें। दोस्त, तो आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक भी कर लीजिए। दोस्त, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आप सभी आंसर देने की कोशिश कीजिए और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने बेहतर क्वेश्चन है और बताने का प्रयास कीजिए कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन, करस अधिगम के समीपता अनुबंध सिद्धांत है, करक गुथरी का, टोलमैन का, पियाजे का, स्किनर का। जी आप बताएंगे इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। जब आप बात करते हैं अधिगम के अनुबंध की बात करते हैं तो यह सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? गुथरी के द्वारा। गुथरी ने क्या दिया है? समीपता अनुबंध का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा हम देखिए बहुत दूर नहीं जाते हैं, अगर मान लीजिए हमें कोई चीज़ें पास में मिल रही है तो हम प्रयास उसका दाम उतना है और दूर जाने पर भी उतना दाम है, तो हम क्या करते हैं? पास से ही ले लेते हैं, दूर नहीं जाते हैं। इसका मतलब क्या है? हम सभी अगर उतना ही हमें कॉस्ट प्राइस मिल रहा है, चीज़ें उतना ही चीज़ें अगर मिल रही उतने ही रेट में मिल रहा है तो हम नज़दीक से लेना पसंद करते हैं। इसे हम बोलते हैं समीपता का सिद्धांत, समीपता अनुबंध का सिद्धांत, जिसे हम जानते हैं समीप को हम प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। तो यह जो सिद्धांत दिया गया था गुथरी के द्वारा दिया गया था, इसका जो मूल चीज़ें हैं और आप सभी को अगर थ्योरी की क्लास पढ़ाई जाएगी तो आप सभी को बेहतर तरीके से चीज़ों को सिखाया जाएगा। अब बात करें गुथरी की, बात करते हैं तो आपका राइट ऑप्शन होगा ए, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। टोलमैन की बात करें, टोलमैन के द्वारा क्या दिया गया है? चिन्ह अधिगम या आपका दिया गया है अव्यक्त अधिगम, इसे आप नोट कर लेंगे। बात करें पियाजे के द्वारा क्या दिया है? पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दी गई है। डेवलपमेंट का थ्योरी दिया गया है इनके द्वारा और इन्होंने 4 स्टेज में दिया है। कितने स्टेज में? 4 स्टेज में दिया है। और स्किनर की बात करें, स्किनर के द्वारा क्या दिया गया? क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूद अनुबंधन का सिद्धांत। और बात करें इनके द्वारा दिया गया है सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। तो आपका राइट ऑप्शन होगा, वह राइट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। इसे आप नोट कर लेंगे और जो भी मित्र अगर जिसको थोड़ा सा चीज़ें भूल रही हों वह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। देखिए, संज्ञान विकास का जो 4 स्टेज था उसे आपको पता होनी चाहिए। इंद्रियगामक या संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा अवस्था था जिसे हम जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरे को जानते हैं मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था और चौथे को हम जानते हैं अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चीज़ों को ध्यानपूर्वक सोचें और आप सभी नोट करते हुए आगे बढ़ें। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन हम सभी देखेंगे और आप बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। अल्फ्रेडा का ईआरजी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? देखिए, अल्फ्रेडा का ईआरजी सिद्धांत किसने दिया है? ब्रूनर ने, अडल्फन ने, मैस्लो ने, थॉमसन ने। जी दोस्त, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा मैस्लो का अल्फ्रेडा का पदानुक्रम सिद्धांत, अल्फ्रेडा का पदानुक्रम सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। और इस सिद्धांत में उन्होंने कितने स्टेज में दिया है? 5 स्टेज में दिया है, जिसे हम सभी नाभ की मांग भी कहते हैं, इसे आप ध्यान देना। और उसी प्रकार से अल्फ्रेडा के जो ईआरजी सिद्धांत है, ईआरजी
सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया है? एडल्फन ने के द्वारा दिया गया है और इनके द्वारा 3 स्टेज में दिया गया है। कितने स्टेज में? 3 स्टेज में। इसे आप ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कितने स्टेज में दिया गया है? 3 स्टेज में दिया गया है इनके द्वारा। और बात करें वह 3 स्टेज कौन कौन सा है, वह 3 स्टेज कौन कौन सा, इसे हम ध्यान देंगे। और तीनों स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों स्टेज क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अस्तित्व मांग, संबंध की मांग। देखिए, अस्तित्व मांग, संबंध का मांग और बात करें जो लास्ट का था उसे हम जानते हैं वृद्धि या विकास की मांग। वृद्धि या विकास की मांग। देखिए कितने थे आपके? 3 थे, 1 2 3। अस्तित्व मांग, संबंध मांग, वृद्धि या विकास की मांग। 3 उन्होंने दिया था। 5 की बात करें तो अब मैस्लो ने दिया था। 5 किसने दिया था? मैस्लो ने। 3 स्टेज में कितने दिया था? एडल्फन ने। और इनका दोनों का कहने का अर्थ एक ही था, लेकिन उसमें जो मैस्लो हैं उन्होंने 5 स्टेज में दिया और इन्होंने 3 स्टेज में दिया। तो इसे जैसे हम जानते हैं ERG सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। इसे आप ध्यान देंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे आप ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर जो आपको समझ में आ रहा हो। ब्रूनर की बात करें, ब्रूनर के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया और इनके द्वारा 3 स्टेज में दिया गया। वहीं पर पियाजे की बात करें, पियाजे ने 4 स्टेज में दिया था और ब्रूनर ने कितने स्टेज में? 3 स्टेज में दिया था। देखिए आप ध्यान दीजिए, देखिए जब तुलना करके आप पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। जैसे आप देख रहे हैं अपेड़ा का पदानुक्रमित सिद्धांत, आपको पता है मैस्लो के द्वारा दिया गया है। मैस्लो ने 5 स्टेज में, वहीं पर एडल्फन ने 3 स्टेज में। वैसे बात करते हैं जब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, पियाजे 4 स्टेज में और आपके ब्रूनर 3 स्टेज में दिए हैं। और बात करें मैस्लो को आपको समझ में आ गया, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वह ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? बी आपका राइट ऑप्शन होगा। इसे आप ध्यान देंगे, सेकंड का बी ऑप्शन राइट होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी नोट करते हुए चलें। और आप सभी को पूरे व्याख्या को समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा बहुत ही मेहनत किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका दायित्व भी बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि उतना मेहनत आप सभी के लिए किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है और निःशुल्क भाव से सिखाया जा रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, करा समलिंगी प्रेम किस उम्र में पाई जाती है? बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए बात करें समलिंगी प्रेम, 3 चीजें हैं समलिंगी प्रेम। एक आप सभी से होता है समलिंगी ईर्ष्या, और एक होता है विषमलिंगी प्रेम। और आप सभी से पूछा जाता है या जो गुण किस में पाया जाता है? इसे आप ध्यान देना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक न एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया क्वेश्चन है। तो बात करें समलिंगी प्रेम की बात करते हैं। समलिंगी प्रेम की बात करें तो यह पाया जाता है बाल्यावस्था में। और जब आप समलिंगी ईर्ष्या की बात करते हैं, समलिंगी ईर्ष्या की बात करते हैं तो यह पाया जाता है शैशवावस्था में। और जब आप बात करते हैं विषमलिंगी की बात करते हैं, यह पाया जाता है किशोरावस्था में। और आपको सारी चीजें जानकारी पता होंगी कि एज भी आपको पता होगा पहले से। एज की बात करें, बाल्यावस्था की एज बात करते हैं तो होता है 6 से 12 वर्ष। और आपको शैशवावस्था पता होगा 0 से 6 वर्ष। और बात करें किशोरावस्था की बात करते हैं तो यह होता है 12 से 18 वर्ष। देखिए जब विषमलिंगी की बात करते हैं, विषमलिंगी का मतलब समलिंगी प्रेम की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा बाल्यावस्था में जब बच्चे 6 से 12 वर्ष की एज में होते हैं तो बच्चे कैसे करते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ, लड़के लड़कों के साथ रहना पसंद करते हैं। उसमें समलिंगी प्रेम होता है, इसे आप ध्यान देना। और पूछा जाए समलिंगी ईर्ष्या की बात की जाए तो समलिंगी ईर्ष्या की जब बात करते हैं तो जब
अपने जो समान जेंडर के हैं, जैसे बच्चे शैशवावस्था में बच्चे जो अलग तरीके से रहते हैं, अलग अलग समलिंगी से ईर्ष्या करते हैं। देखिए ईर्ष्या करते हैं, उसमें जलन की भावना होती है शैशवावस्था में। और बात करें विषमलिंगी, तो आपको पता है विषमलिंगी जो किशोरावस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप सभी इसे समझे होंगे और आप बेहतर तरीके से इसे समझ रहे होंगे। समलिंगी प्रेम की यहाँ पर गलत थोड़ा सा लिखा गया है, देखिए समलिंगी ईर्ष्या नहीं, विषमलिंगी ईर्ष्या नहीं, विषमलिंगी प्रेम। देखिए बहुत ही मिस्टेक हो जाता अगर विषमलिंगी प्रेम होता है किसमें, विषमलिंगी प्रेम होता है किशोरावस्था में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किशोरावस्था में यहाँ पे ईर्ष्या लिखा गया था, प्रेम होता है विषमलिंगी प्रेम किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष की एज में। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, वो आपसे विषमलिंगी पूछ रहा है, समलिंगी प्रेम की बात कर रहा है, समलिंगी प्रेम की बात कर रहा है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बाल्यावस्था आपका राइट ऑप्शन होगा। देखिए बेहतर आप सभी के सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस आप सभी के पेपर में आते हैं, यूपी टेट के पेपर में आता है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस अच्छे हैं तो आप सभी नोट करते हुए चले, और अगर आपको आ रहा है तो आप अपने दिमाग में रखें। अगले क्वेश्चन की बात करें, 4th नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, करा अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की पहली अवस्था कौन सी है। बहुत महत्वपूर्ण है, धारण, अवधान, पुनरुत्पादन, प्रेरक। देखिए जब आप बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा की बात करते हैं, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, अभी हम आपको लिखते हैं सारी चीजें, आप सभी नोट करते हुए चले। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया वो उसे बोलते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। और आप बात करते हैं इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया सामाजिक अनुबंधन का अधिगम का सिद्धांत, उसमें 4 स्टेज आते हैं, 4 स्टेज आते हैं। 4 स्टेज आपके सामने हैं। देखिए पहला स्टेज कहलाता है अवधान या ध्यान, और जो दूसरा है उसे बोलते हैं धारण, और तीसरे को बोलते हैं पुनरुत्पादन, या इसे बोलते हैं पुनः प्रस्तुतिकरण। जो चौथे की बात करते हैं, चौथा जो आप सभी के सामने, उसे बोलते हैं प्रेरक, या इसे बोलते हैं पुनर्बलन। पुनर्बलन में 2 होता है, इसे हम लिख देते हैं। प्रेरक में दो पार्ट होते हैं, उप पार्ट हैं, एक होता है सबलीकरण, एक होता है निर्बलीकरण। इसे आप नोट करेंगे, और आप सभी से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इसे आप नोट कर लेंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है, इसे आप ध्यान दीजिए। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत में पहली अवस्था कौन सी है। पहली अवस्था कौन सी है, तो पहली अवस्था है वह है अवधान या ध्यान। आपका राइट ऑप्शन होगा बी, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 4th का बी ऑप्शन राइट होगा, 4th का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 5th नंबर क्वेश्चंस देखेंगे और बताएंगे आप सभी कौन सा इसमें से राइट ऑप्शन होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत बार पूछा गया है आप सभी से, चरण और क्रम वाइज पूछा गया है। किससे पूछा गया है, क्रम वाइज आप सभी से पूछा गया, इसे आप ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 5th नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। अनुभवजन्य की बात करें तो यह दिया गया है कार्ल रोजर्स के द्वारा। कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है। और कार्ल रोजर्स क्या कहते हैं, कार्ल रोजर्स क्या कहते हैं, इसे आप ध्यान देंगे। कार्ल रोजर्स कहते हैं, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल देते हैं। स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल देते हैं, इसे आप नोट करेंगे, सीखने पर बल देते हैं। दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे
कि जब आप देख रहे हैं यहाँ पे उनके शब्द से ही आपको लग रहा होगा, उनके शब्द से लग रहा होगा अनुभवजन्य, मतलब जो हम अध्ययन करेंगे, लर्निंग करेंगे, वह अनुभव पर आधारित होगा और वही आपको लिखा गया है स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल देते हैं। कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, इसे आप नोट कर लेंगे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वह राइट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। पियाजे की बात करें तो पियाजे आपको पता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और आप बात करें मैकडूगल की बात करते हैं, मैकडूगल के द्वारा मैकडूगल क्या है? उद्देश्यवाद के जनक या हार्मिकवाद के जनक, या हार्मिकवाद के जनक। हार्मिक शब्द किसका शब्द है? देखिए हार्मिक शब्द किसका शब्द है, किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा। यह आप सभी से कई बार पूछा गया, हार्मिक शब्द किस भाषा का शब्द है? तो आप बताएंगे यूनानी भाषा का। और मैस्लो की बात करें, जब आप मैस्लो की बात करते हैं तो मैस्लो द्वारा दिया गया है अपेड़ा का पदानुक्रम सिद्धांत, अपेड़ा का पदानुक्रम सिद्धांत। इसे आप सभी नोट कर लेंगे। आप सभी को कई बार चीज़ें लिखाई जा रही हैं, तो लिखने का मतलब है कि आप सभी नोट करते हुए चले। जो आपको ना आ रहा हो तो चारों ऑप्शंस आप सभी को बेहतर समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो आप सभी नोट करते हुए चलते रहें। तो कार्ल रोजर्स कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। उनका कहना था कि स्वयं अनुभव करके सीखने पर बल देते थे, जिसे हम जानते हैं अनुभवजन्य अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था, जिसमें 4 स्टेज आते हैं। कितने आते हैं? 4 स्टेज आते हैं, और 4 स्टेज आपको पहले से पता है, जिसे हम जानते हैं संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, और जो चौथा स्टेज है जिसे हम जानते हैं अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और मैकडूगल आप सभी को पता है मूल प्रवृत्ति के जनक बोले जाते हैं। इनके द्वारा 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई गई, और 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां थी उससे जुड़े हुए संवेग बताए गए, और इनको उद्देश्यवाद का जनक या हार्मिकवाद का जनक भी बोला जाता है। तो इसे आप लोग नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैस्लो आपको पता है अपेड़ा का पदानुक्रम सिद्धांत दिया गया था। तो आपका ए ऑप्शन राइट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। करा शैशवावस्था में, बेहतर क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। करा शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? करा 270, 350, 206, 150। आप सभी आंसर देते हुए चलें और सीखते हुए चलें। आप आंसर देंगे तो आपका स्व मूल्यांकन होगा, और अपना मूल्यांकन करें स्वयं से द्वारा। आप सभी इतनी एज की हो चुके हैं कि आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि मैं कितना सीख रहा हूं। दूसरे को दिखाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी इस एज में। देखिए दिखाने से आपका कुछ नहीं होगा। आप अपने लिए पढ़िए और अपनी ईमानदारी पर ध्यान दीजिए कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कितना सीख रहा हूँ। पढ़ाई में ईमानदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए आप पढ़ाई मत कीजिए, आप ईमानदारी से चीज़ों को सीखिए। बात करते हैं, जब आप बात करते हैं तो हम सभी बाल विकास में 3 अवस्थाओं पर बात करते हैं। जब बात करते हैं शैशवावस्था, तो शैशवावस्था की शैशवावस्था में बच्चों की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या बात करें बाल्यावस्था में कितनी होती है? बात करें किशोरावस्था में कितनी होती है? इसे सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले वर्षों में आप सभी से पूछे गए क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। बात करें, जब आप बात करते हैं कि शैशवावस्था में कितनी होती है, तो 270 होती है। जब आप बात करते हैं बच्चा जब बाल्यावस्था में पहुंचता है तो बच्चे में 350 हड्डियों की संख्या हो जाती है। जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो बच्चे में 206 हड्डियां हो जाती हैं। तो आप सभी को पता है शुरुआत में बच्चे के पास 270 हड्डी शैशवावस्था में, और बात करें बाल्यावस्था में 350 और किशोरावस्था में 206। इसे आप ध्यान देंगे। शैशवावस्था की बात करें 0 से 6 वर्ष होता है, बाल्यावस्था की बात करें 6 से 12 वर्ष होता है, और आप किशोरावस्था की बात करते हैं 12 से 18 वर्ष होता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा ए ऑप्शन राइट होगा। शैशवावस्था पूछा जा रहा है तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा। क्रम मनोसामाजिक सिद्धांत,
करा मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? करा एरिक एरिक्सन, फ्रायड, यूंग, अल्बर्ट बंडूरा। जी आप बात करेंगे एरिक्सन के द्वारा क्या दिया गया? मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उनके द्वारा मनोसामाजिक सिद्धांत दिया गया और मनोसामाजिक सिद्धांत में कितने 8 स्टेज दिया, 8 चरण दिए हैं इनके द्वारा। और बात करें फ्रायड के द्वारा क्या दिया गया है? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। एक संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय की बात करते हैं, जिसमें मस्तिष्क का विभाजन किया, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, ये आप सबको पता है 3 भागों में। यूंग की बात करें, यूंग के द्वारा क्या दिया गया है? यूंग के द्वारा दिया गया है सामूहिक अचेतन का सिद्धांत। सामूहिक अचेतन, अचेतन का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लगता होगा कि यह फ्रायड के द्वारा दिया गया है, जब आपके सामने यह क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्बर्ट बंडूरा से बात करें, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो आपका राइट ऑप्शन होगा, और राइट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपसे पूछ रहा मनोसामाजिक सिद्धांत, तो मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन जो शिष्य था, फ्रायड का शिष्य था, फ्रायड का शिष्य था एरिक एरिक्सन, इसे आप ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यूंग भी फ्रायड का शिष्य था, तो यूंग के द्वारा जो व्यक्तित्व का विभाजन आपको पता होगा, अभिमुखी सिद्धांत दिया गया है, जो आपको पता है कि अभिमुखी में उन्होंने बताया अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इस सारी चीज़ों को आपको लगातार चीज़ें सिखाई जा रही, समझाई जा रही, तो आप नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। 7 का राइट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। क्रम मनोविज्ञान, क्रम मनोविज्ञान व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है, या कथन किसके द्वारा किसने कहा है? वाटसन, वुडवर्थ, फ्रायड, स्किनर। जब आप बात करते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की बात करते हैं जो, या इतिहास की बात करते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, यह बोला गया है वाटसन के द्वारा। आपका राइट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट आंसर। इसे आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का डिफिनीशन है और आप सभी से पूछा जा सकता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन। बेहतरीन क्वेश्चन, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कर निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आप सबसे निगेटिव पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? करा कर द कल्चर ऑफ एजुकेशन ब्रूनर की पुस्तक है क्या? कर द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग की पुस्तक है क्या? करा की लैंग्वेज ऑफ थॉट बंडूरा की पुस्तक है क्या? कर द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड पियाजे की पुस्तक है क्या? बात करें दोस्त, तो आप सभी के सामने पुस्तक से क्वेश्चंस, जब आप बुक की बात करते हैं, बुक से आप सभी से क्वेश्चन लगभग यूपी टेट में 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए भाई साहब, आप सभी को लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो अगर आप सभी पूरी क्लास को अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप सभी की यूपी टेट में क्या एक प्लेलिस्ट बनाया गया 2023 के नाम से, उसमें जा करके आप एक वीडियो करके देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतर को आप सभी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो आप नोट करते हुए चले। अभी से तैयारी करेंगे तभी भाई साहब आपका कितना होगा, 120 नंबर आप ला सकते हैं, नहीं अदरवाइज आपको बहुत ही असुविधा होगी सुपर टेट की भर्ती में। तो आप सभी कम से कम 120 लाएंगे तो आप सभी के लिए उतना सुपर टेट में मैनेज हो जाएगा, आप चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर कम रहेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा मेहनत होगी, और आपको नहीं पता है जब यूपी टेट में आप कम रहेंगे, सुपर टेट में आप नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, वहाँ पे आपको 14-15 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आपके ऊपर इतना भार होगा कि आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे और आपका नंबर नहीं उठ पाएगा। तो आपको पहले से मेहनत करना है, सीखते रहना, समझते रहना है, तो आप लोग लगातार सीखते हुए चले। जब आप बात करते हैं द कल्चर ऑफ एजुकेशन, तो यह पुस्तक तो सही है, ब्रूनर की पुस्तक है। द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यह नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था कोहलबर्ग का, उस पर आधारित पुस्तक है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया था और उसी में कोहलबर्ग ने इसी पुस्तक में उस पर अध्ययन किया है। बात करें लैंग्वेज ऑफ थॉट की बात करते हैं तो यह दिया गया है किसके द्वारा? यह दिया गया है वाइगोस्की के द्वारा। इससे आप ध्यान देंगे, वाइगोस्की। यह पुस्तक गलत है, अल्बर्ट बंडूरा का पुस्तक नहीं है, अल्बर्ट बंडूरा का यह पुस्तक
नहीं है, इसे आप ध्यान देंगे। अल्बर्ट बंडूरा का यह पुस्तक नहीं है। आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करें द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं तो यह दिया गया है पियाजे के द्वारा, और पियाजे ने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत, पियाजे का भी एक नैतिक विकास का सिद्धांत है जैसे कोहलबर्ग ने दिया था, उस पर लिखी गई पुस्तक है पियाजे की, इसे आप ध्यान देना। द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, नैतिक विकास का सिद्धांत जब पियाजे ने दिया तो उस पर एक पुस्तक लिखी, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को कई बार बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो आप इसे नोट करेंगे, पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के सामने रखे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम सभी। 10 नंबर क्वेश्चंस आप देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। का अपेड़ा मेहतरीन क्वेश्चन, कर अपेड़ा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, या कथन किसका है? कर स्किनर का, सोरेंसर का, क्रोनक्रो का, वुडवर्थ का। जी आप बात करते हैं जब आप सभी से पूछा जा रहा है अपेड़ा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, तब आप बात करते हैं या डिफिनीशन है स्किनर की डिफिनीशन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसकी डिफिनीशन है? स्किनर की डिफिनीशन है। और सोरेंसर के द्वारा अभी आपके सामने क्वेश्चंस बताया गया है, अभी आप सभी के सामने अपेड़ा से आया था, सोरेंसर की डिफिनीशन आई थी, तो आप सभी इसे नोट करते हुए चले। स्किनर की डिफिनीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसे आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान देंगे। 10 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 11 नंबर आप सभी आंसर देते हुए चले, क्वेश्चंस आंसर देते हुए चलेंगे तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं। बात कर रहा है मनोवैज्ञानिक स्टर्न ने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का विकास किया, करा 1904 में किया, 1912 में किया, 1916 में किया, 1920 में। अब हम बात करते हैं बुद्धि के बारे में। सबसे पहले देखते हैं बुद्धि पर एक एक करके हम लिखते चलेंगे। बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि पर प्रयोग सबसे पहले किसने किया? बुद्धि पर प्रयोग सबसे पहले बीने एवं साइमन ने किया। बीने एवं साइमन ने कब किया? 1904 में, इसे आप नोट कर लेंगे, 1904 में किया। अब हम बात करते हैं, आगे देखते हैं इन्होंने क्या दिया। बीने साइमन ने मानसिक आयु शब्द सबसे पहले दिया। मानसिक आयु शब्द सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले दिया किसने? बीने ने दिया। और कब दिया? इसे आप नोट करेंगे, कब दिया? 1908 में। अब हम देखेंगे, आगे देखेंगे कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, गुणे 100 किसने दिया? आईक्यू का फार्मूला दिया किसने? स्टर्न ने दिया, विलियम स्टर्न ने दिया। कब दिया? तो यह दिया 1912 ईस्वी में। और हम बात करेंगे, आगे देखते हैं, यहाँ पर 100 नहीं है, 100 नहीं है, क्या नहीं है? 100 नहीं है, यहाँ पर 100 नहीं है जो स्टर्न ने दिया था, 100 उन्होंने नहीं दिया था, इसे आप ध्यान देंगे। 100 यहाँ पर नहीं। 100 की बात जब करते हैं तो 100 से गुणा किसने कराया? 100 से गुणा कराया वह टर्मन ने गुणा कराया। कब? 1916 में। इसे आप नोट कर लें, 1916 में गुणा कराया। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, गुणे 100 टर्मन ने दिया। और जिसे हम जानते हैं बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय का सूत्र, मनोविज्ञान जो संप्रत्यय की जब बात करेगा, जब स्टर्न की बात करेगा तो आप 1912, उसमें 100 से गुणा नहीं किया गया था। आईक्यू का सूत्र दिया गया था, बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया था। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, आईक्यू का जो सूत्र दिया था स्टर्न ने दिया था। 1916 में 100 से गुणा कराया गया टर्मन के द्वारा। 1916 में, इसे आप ध्यान देंगे, आपसे पूछा जाएगा अगर बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का सूत्र किसने दिया, तब आप बताएंगे टर्मन के द्वारा दिया गया है।
इसे आप नोट करेंगे। आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो आपका राइट होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि स्टैंड के द्वारा पूछा जा रहा है, तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूछा गया है, बहुत ही बार आप सभी से पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही बार पूछे गए, बहुत मानसिक आयु शब्द पूछा गया है, तो आप सभी के जूनियर के पेपर के सिलेबस में है, तो इसे आप नोट करते हुए आगे चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सभी संवेगों का जन्म 24 महीनों में हो जाता है? प्रोफेसर बीजेस, विलियम मैकडूगल, वाटसन, वुडवर्थ। जब आप बात करते हैं या बोला गया है प्रोफेसर बीजेस के द्वारा, इन्होंने 10 प्रकार के संवेग बताए। कितने? 10 प्रकार के संवेग बताए थे। कौन बताया था? प्रोफेसर ब्रिजेज ने। और बात करें वाटसन के द्वारा 3 प्रकार के संवेग बताए गए, इसे आप नोट कर लेंगे। क्रोध, भय, और एक बताया गया स्नेह, जिसे हम जानते हैं प्रेम। तो इनके द्वारा 3 प्रकार के संवेग बताए गए वाटसन के द्वारा। सबसे पहले वुडवर्थ के द्वारा बताया गया है SOR के जनक बोले जाते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। विलियम मैकडूगल की बात करें, मूल प्रवृत्तियों के जनक बोले जाते हैं, मूल प्रवृत्ति के जनक बोले जाते हैं, और उन्हें 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई और उससे जुड़े हुए संवेग की बात करते हैं विलियम मैकडूगल। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो आपका राइट ऑप्शन होगा, जो इसके आपका राइट ऑप्शन होगा वह राइट ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। 14 प्रकार के जो 24 महीने में उन्होंने बताया, 24 महीने में क्या हो जाता है, सभी संवेग आ जाते हैं, जन्म हो जाता है, और 10 संवेग उन्होंने बताया था प्रोफेसर बीजेस ने। 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। एकल प्रयास, आप सभी से पूछा जा रहा है, एकल प्रयास अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने, स्किनर ने, टोलमैन ने, बंडूरा ने। जी आप बात करते हैं एकल प्रयास की बात करते हैं, एकल प्रयास की जब बात करते हैं तो वह दिया गया था गुथरी के द्वारा। एकल प्रयास, या इसे बोला जाता है समयिकता का सिद्धांत। ऐसी चीजें किसके द्वारा दी गई हैं? गुथरी के द्वारा। दोनों चीजें किसके द्वारा दी गई हैं? गुथरी के द्वारा, इसे आप नोट कर लेंगे। बात करें स्किनर की, बात करते हैं स्किनर के द्वारा दिया गया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और आप सभी से पूछा जाता है सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत बोलते हैं, सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। और इसे हम बोलते हैं, इनका जो प्रयोग था, चूहे पर प्रयोग किया था स्किनर ने। पूछा जाता है आप सभी से, किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर प्रयोग किया था। टोलमैन की बात करें, टोलमैन के द्वारा दिया गया चिन्ह अधिगम या अव्यक्त अधिगम, या दिया गया है अव्यक्त अधिगम। बंडूरा की बात करें, इनके द्वारा दिया गया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और इनके द्वारा बोला गया लोग कैसे सीखते हैं? लोग सीखते हैं नकल के द्वारा, नकल या अनुकरण द्वारा। इसे आप ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपसे पूछा जा सकता है गुथरी या समयिकता का सिद्धांत गुथरी ने दिया, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये आपका करेक्ट होगा। स्किनर की बात करें तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया। बंडूरा की बात करें, बंडूरा किस पर प्रयोग किया था? बारबी डॉल पर और जोकर पर प्रयोग किया था। जोकर का प्रयोग किया था, और कहाँ के निवासी थे? कनाडा के निवासी थे। कौन? अल्बर्ट बंडूरा। इसे आप नोट कर लें। आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप सभी से पूछे जा सकते हैं। देखिए आप सभी को पूरा नॉलेज दिया जा रहा है, चारों ऑप्शंस को क्लियर किया जा रहा है। अब 14 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन होगा।
देखिए आप सभी के सामने है डिफिनीशन, आप सभी से सुमेलित करने की पूछा, निम्न में कौन सा गलत है डिफिनीशन। इसमें 4 डिफिनीशन है। देखिए आप सभी के लिए क्वेश्चन टाइम पास करने के लिए क्वेश्चंस नहीं बनाए गए हैं, आप सभी को ऐसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं जिससे आप लोग कुछ सीखें समझें। तो आप सभी के सामने गलत पूछ रहा है, कौन सा डिफिनीशन गलत है। एक ही क्वेश्चन में 4 लोगों का डिफिनीशन लिखा गया है। करा शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है, करा वैलेंटाइन का। करा कि 3 से 5 वर्षों के बच्चे अर्ध सपनों में खोए रहते हैं, थॉर्नडाइक ने कहा है क्या। करा बालक के हाथ और पैर नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है, रूसो कहा है क्या। करा कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, किसने, फ्रायड ने कहा है क्या। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी गलत है। तो यह बात करें, यह डिफिनीशन जो दिया गया है यह क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया, क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया। इसे आप ध्यान देने, यह डिफिनीशन किसके द्वारा, फ्रायड के द्वारा नहीं दिया गया है, इसीलिए आपका जो है यही राइट ऑप्शन होगा। फ्रायड ने कहा कि बच्चा जो कुछ बनना होता है 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, शैशवावस्था का डिफिनीशन है। बच्चा जो कुछ बनना होता है 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, यह शैशवावस्था से संबंधित उनका डिफिनीशन है। और फ्रायड का डिफिनीशन है बच्चे को जो कुछ बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, या फ्रायड का डिफिनीशन कई बार आप सभी के सामने बोला जा रहा है, इसे आप नोट कर लेंगे। शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल है, वैलेंटाइन ने कहा है। बच्चा 3 से 5 वर्षों के बच्चे अर्ध सपनों में खोए होते हैं, थॉर्नडाइक के डिफिनीशन है। बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, रूसो का डिफिनीशन है, इसे आप ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन, इसे आप नोट करेंगे और आपका डी ऑप्शन राइट होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, करा के संचयी काल का समय कितना है। करा 6 से 9, करा 9 से 12, 12 से 18, 6 से 9, 0 से 6 वर्ष। अब बात करते हैं संचयी काल की, बात करते हैं संचयी काल की। जब बात करते हैं तो यह संचयी काल कब पाया जाता है, बाल्यावस्था में पाया जाता है। और बाल्यावस्था का एज कितना होता है, 6 से 12 वर्ष। और इसी में एक वह होता है परिपाक काल। परिपाक काल का एज कितना होता है, वह होता है 9 से 12 वर्ष, 9 से 12 वर्ष परिपाक काल। संचयी काल का कितना होता है, 6 से 9 वर्ष। इसे आप नोट कर लेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लेंगे। और या बाल्यावस्था से संबंधित, बाल्यावस्था 6 से 12 है, 2 भागों में संचयी काल परिपाक काल में 2 है। तो आप सभी से क्या पूछा जा रहा है, वह संचयी काल पूछा जा रहा है। संचयी काल आपका क्या होगा, वह होगा 6 से 12, और 9 से 12 क्या होगा, वह होगा परिपाक काल। और जब आप बात करें 12 से 18, तो यह होता है किशोरावस्था। किशोरावस्था की बात करें, किशोरावस्था के जनक, आप सभी कमेंट कर सकते हैं। किशोरावस्था के जनक की बात करते हैं तो जनक की जब आप बात करते हैं तो जनक बोले जाते हैं स्टर्ने हाल। स्टर्नले हाल बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। तो इसे आप ध्यान देना, 0 से 6 क्या बोला जाता है, शैशवावस्था। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये इज द करेक्ट आंसर। और आप सभी 15 का ए ऑप्शन राइट कर रहे हैं। देखिए आप सभी के लिए चारों ऑप्शंस बहुत अच्छे से क्लियर किया गया, समझाया गया। तो दोस्तों एक बार आप सभी जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो एक बार आप सभी पॉजिटिव कमेंट दिया करें कि कैसा लगा आपको क्लास, आप क्लास के बारे में क्या सोचते हैं, कैसी लगती है क्लास आपको। तो जो भी आपके समझ में आती है, चाहे जो भी आपके दिमाग में आता है इस क्लास के बारे में, तो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जा करके क्लास के बारे में एक बार आप सभी अपने राय को ज़रूर दें। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ये जानकारियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं और उसी के आधार पर हम देने की कोशिश करते हैं। देखिए आप सभी को थ्योरी तो नहीं पढ़ाई जा रही, लेकिन थ्योरी की तरह पढ़ाया जा रहा है। चारों ऑप्शंस आपको क्लियर किया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन में आपको 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। तो इससे बेटर और नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको एक क्वेश्चन देकर 4-4 क्वेश्चन के बारे में बताया जा रहा है। तो कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, कहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास यहीं तक, देख लेते हैं आगे क्या है। आगे है कि हम इसे देखेंगे। देखिए विथ आंसर है, क्या है आंसर आप सभी के सामने है। अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप लोग जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर,
देखिए आंसर आप सभी के सामने सारे आंसर दिए गए हैं। जाएंगे आप सभी टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर क्या सर्च करेंगे, उत्पल इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, आपको वहां पर लोगो मिलेगा, और लोगो आप जाकर वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे, और आप सभी ज्वाइन होकर के आप सभी पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ अपलोड कर दी जाती हैं, तो आप सभी की इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारियाँ होती है, सब सारी चीज़ें वहाँ पे दी जाती हैं। तो आप सभी लोग क्लास से जरूर जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, और सेशन को शेयर करते रहा करें। और आप सभी अपने पॉजिटिव कमेंट, आप क्या क्लास के बारे में समझते हैं, कैसे आपको लगती है क्लास, सभी आप अपने कमेंट में जा करके अपनी राय दे सकते हैं। तो आज क्लास यहीं तक, हम मिलते हैं अगले प्रैक्टिस क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।